वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक समसामयिकी मुद्दा को अध्ययन का विषय बनाए हुए हैं, जिसे आज हम लोग कोरोना क्राइसिस के नाम से जान रहे हैं। इस क्राइसिस या इस कोरोना के संबंध में जो भी आपने सोशल मीडिया पर पढ़ा है, देखा है, समझा है, उसका जिक्र यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कुछ ऐसे बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे जो अब तक सोशल मीडिया में दिखाई नहीं दिया है, और हमें या हम जैसे लोगों को, आपको या भारत की या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों की जानकारी रखनी चाहिए। इससे कुछ भ्रांतियां भी टूटेंगी और कुछ आपके अंदर कुछ वैचारिक पहलू भी आएंगे, जिसके बाद से आप इस बीमारी को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और इसे समझने के बाद से इसके प्रभावों को भी आप देख पाएंगे और इस बीमारी की इस प्रक्रिया में क्या क्या घटित हो रहा है, कैसे हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कैसे प्रभावित होता है, इसी का अध्ययन करेंगे। यह एक बायोटेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है और सोशल इशू कोरोना क्राइसिस के रूप में आज दिखाई भी दे रहा है, आज महामारी के रूप में भी है। इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यह है कोरोना, आप नाम सुने होंगे, इसकी उत्पत्ति जानते ही होंगे कि चीन भारत का पड़ोसी देश, भारत का एक बदमाश पड़ोसी देश है चीन, जो इसकी उत्पत्ति का कारण है। इसको अगर हम लोग भूगोल या ज्योग्राफी के परिभाषा के अनुसार देखें तो इस बीमारी का जो ईपी सेंटर है, इसका जो ईपी सेंटर है वह आप जानते ही होंगे कि चीन का वुहान शहर है, अर्थात इसका केंद्र चीन के वुहान शहर में स्थित है, वहीं से चारों तरफ फैला है और अभी इसकी विकरालता हम भारतवासी क्या पूरा विश्व का समुदाय देख रहा है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग इसको देख रहे हैं, आप जानते भी होंगे कोरोना को नाम दिया गया है कोविड-19। यह कोविड-19 इस बीमारी का नाम है कोविड-19। 19 का मतलब है 2019 में हमको हमारे सम्मुख आया है। कोविड इसका कोरोना नाम है और अन्य चीजें हैं, उन तथ्यों को आप समझ रहे होंगे, हम लोग उसका अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। यह बीमारी है और यह बीमारी जिसके वजह से फैल रही है, यानी यह कोरोना बीमारी जिसकी वजह से फैल रही है या जिसको हम लोग कोविड-19 कह रहे हैं, जो इस कोरोना का अधिकृत नाम है, उस बीमारी को फैलाने वाले जो लोग हैं, लोग तो नहीं कहेंगे, कीटाणु कह सकते हैं, जो फैलाने वाले कारक हैं, फैक्टर हैं, वो हैं वायरस। ये वायरस हैं इसको फैलाने वाले, और इस तरह से यह एक वायरल जनित डिजीज है, वायरल जनित बीमारी है। और जो यह वायरस इस बीमारी को फैला रहा है, इस वायरस का नाम क्या है? यह है SARS-CoV-2, अर्थात कोरोना के वायरस का क्या नाम है? यह है SARS-CoV-2। इसको संक्षेप में SARS-CoV-2 भी लिखा जा रहा है, SARS-CoV-2 भी लिखा जा रहा है। इसका मतलब SARS-CoV-2 है। SARS का मतलब आप जानते होंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इस सार्स का फुल फॉर्म है। यह बीमारी, यह वायरस का जो इस बीमारी को फैलाने वाला जो वायरस है, उसका यह नाम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वायरस से जनित यह बीमारी है, यानी वायरल जनित बीमारी है, तो हमारे शरीर को अफेक्ट करने वाले, हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले जो
बाहरी कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग ज़्यादातर पैथोजन कहते हैं। पैथोजन के अंतर्गत यह वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और कवक शैवाल और अन्य चीजें विभिन्न तरह के आते हैं। ठीक है, तो यह वायरल जनित डिजीज है। और वायरल जनित जो डिजीज है, इस तरह की अगर हम लोग चर्चा करें, जो बीमारियों की चर्चा करें, जो हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं बाहरी जो कारकों के द्वारा, वो कई तरह की होती हैं। आप जानते होंगे, थोड़ा सा चर्चा केवल यहाँ पे किया जा रहा है इसके समझ को बढ़ाने के लिए। पहला होता है वायरस के द्वारा हमारे शरीर में लगने वाले रोग या उत्पन्न होने वाली बीमारियां। दूसरा है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग या बीमारियां। तीसरा हम लोग के जो कारक है वो है फंगस, या जिसे हम लोग कवक भी कहते हैं। इनके द्वारा भी हमारे शरीर में बीमारियां फैलती हैं। अगला है प्रोटोजोआ, इनसे भी हमारे शरीर में बीमारी होती है। और आगे बढ़ के देखें तो विभिन्न तरह की क्रीम होती हैं या विभिन्न तरह के अन्य जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इनसे भी रोग होते हैं। ये समस्त एक ग्रुप है। तो इसमें जो भी कोविड-19 या कोरोना की जो चर्चा कर रहे हैं, यह वायरल जनित रोग है। इसी टाइप के अन्य भी रोग आए हैं, वायरल जनित अन्य भी रोग आए हमारे यहाँ चर्चित रहे हैं, जिसमें आप नाम सुने होंगे एक अद्भुत बीमारी एड्स का, फिर आप नाम सुने होंगे पोलियो का, फिर आप नाम सुने होंगे चेचक का, और ऐसे ही अन्य बीमारी के सारे वायरल जनित ही रोग हैं। और इन रोगों पर आज हम लोगों ने काबू पा लिया है और निकट भविष्य में कोरोना पर भी जल्दी ही काबू पाएंगे। इन्हीं को हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ करके। तो यह इस नाम से जाना जा रहा है। अगर वायरल जनित यह रोग है तो वायरस क्या है, आपको ये जानना चाहिए कि वायरस क्या है। हमको वायरस को समझने से पहले ये जानना पड़ता है कोशिकाओं के बारे में। कोशिका क्या है? यह मानव को जो हमारा शरीर बना हुआ है, यदि उसको तोड़ा जाए तो अंतिम जो इसकी इकाई होगी यह कोशिका होगी। अर्थात कोशिका से ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है, आप जानते होंगे। जबकि कोशिका के अंदर ही यह वायरस घुस करके इस बीमारी को फैलाता है। अर्थात यह वायरस कोशिका से भी इससे भी छोटा होता है साइज में, इससे सामान्यतः जनरली यह वायरस छोटे होते हैं। तो छोटे होते हैं तो करते क्या हैं, यह हमारी जो कोशिका होती है इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और जाने के बाद से इस कोशिका के अंदर आप सुने होंगे, हमारे यहाँ न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। कोशिका के केंद्रक में दो तरह के न्यूक्लियो प्रोटीन, एक होता है डीएनए और दूसरा होते हैं आरएनए। इन्हीं को ये प्रभावित करता है, ये वायरस इन्हीं को प्रभावित करता है और अपने आरएनए के अनुसार इनको डिकोड करता है या इनको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जब वह अपने अनुसार इसको बदल लेता है तो पूरी कोशिका ही उसके प्रभाव में आ जाती है और आगे चलकर अन्य कोशिकाएं भी ऐसे ही बनने लगती हैं, इस रूप में आने लगती हैं। और वह शरीर, जिस शरीर के अंदर यह एंट्री किया है, वह शरीर धीरे धीरे एक तरह से कहते हैं कि इस बीमारी के आगूश में चला जाता है। और जब उसके अंदर जाकर के प्रभावित होता है तो शरीर सुस्त हो जाता है, बुखार आता है, दर्द होता है, जुकाम, खांसी और ऐसे विभिन्न तरह की गतिविधियां होती हैं। वायरल जनित जो डिजीज है उनका प्रमुख लक्षण यही होता है कि बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ऐंठन होना या फिर इसी टाइप की अन्य गतिविधियां, जुकाम होना या अन्य चीजें, ये वायरल जनित डिजीज का लक्षण है। और इस समय कोरोना का भी ये एक महत्वपूर्ण लक्षण बना हुआ है। आगे अगर हम लोग देखें, यह वायरल जनित जो रोग है, जो वायरस है, यह काम करता है। इसका एक महत्वपूर्ण गुण यह भी होता है, जो अति महत्वपूर्ण है, कि यह वायरस कभी मरता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे अभी जो दिखाया जा रहा है कि यह वायरस मर जाएगा, शुरू में तो बताया गया था कि कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा या भारत की जो जलवायु में जब एंट्री करेगा तो ये निष्प्रभावी हो जाएगा, यह वायरस मर जाएगा। वायरस मृत नहीं होता है, यह वायरस
डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी यह निष्क्रिय हो जाता है। कब निष्क्रिय होता है? जब इसके जीवन की महत्वपूर्ण अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, यानी इसके जीवन को जीने के लिए, इसके लाइफ को बनाए रखने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो परिस्थितियों को हटा लिया जाए तो यह काम करना बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है और हवा में ऐसे ही उड़ता रहता है। अगर यह वायरस किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जिसमें इसके सक्रिय होने के आवश्यक जो दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, वह उपलब्ध होते हैं, तो ये फिर से एक्टिव होकर के काम करने लगता है और अपना वृद्धि भी करता है और लोगों को प्रभावित भी करता है। यह जो कंडीशन होता है, यह कंडीशन इसे सजीवों के अंदर ही मिलता है, ऐसा इसका यह महत्वपूर्ण गुण है। किसी सजीव या जीवित कोशिका के अंदर जब ही यह प्रवेश करता है किसी वजह से, तो वह वहां पर एक्टिवेट हो जाता है, वर्क करना प्रारंभ कर देता है। अगर हम लोग चर्चा करें किसी सजीव के अंदर या सजीव कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर कैसे प्रवेश करता है, तो इसके 3-4 कारण होते हैं, आपको जानना चाहिए। पहले तो इसका यही होता है कि जो वाहक हो, यानी इस वायरस का जो वाहक हो उससे यदि हम स्पर्श करें, उसको यदि हम स्पर्श करें या उसके हम लोग प्रभाव में आ जाएं या उसके टच में आ जाएं, तो यह वायरस उसके शरीर से, चाहे वह कीट होगा, कीटाणु, चाहे वह जंतु होगा, जानवर होगा या मानव होगा या पशु होगा, उसके अंदर यदि वो वायरस है और हम उसको स्पर्श करते हैं तो यह वायरस हमारे शरीर के अंदर भी एंट्री कर जाता है। पहला कारण ये है। दूसरा ये है जल के द्वारा। यदि प्रदूषित वाटर है, अर्थात जो जल है उसमें यह वायरस पाया गया, उस जल को यदि हम लोगों ने सेवन किया, हमने स्पर्श किया, उससे स्नान किया, उस जल में यदि हम लोगों ने प्रवेश किया, तो वह वायरस इस जल के माध्यम से भी हमारे शरीर में एंट्री कर लेता है। और दूसरा होता है, अगला होता है वायु। वायरस का एक महत्वपूर्ण गुण होता है वायु में मूवमेंट करना। यह वायु में यदि मूवमेंट कर रहा है और हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो संभव है शरीर के अंदर जो ही एंट्री किया, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा, यह जीवित होकर के, सक्रिय होकर के काम करने लगेगा। तो यह इसके लिए एक तरह से यह माध्यम है जिस माध्यम से हमारे संपर्क में, हम इसके संपर्क में आते हैं या वायरस हमारे संपर्क में आता है। इसके अलावे भी हम लोग देखते हैं मानव के विभिन्न तरह के उसके शरीर से निकलने वाले थूक होता है, लार होता है, या अन्य मानव शरीर के जो हिस्से होते हैं, कोशिकाएं तक भी होती हैं, उनसे भी यह हमारे शरीर पे संपर्क यदि हो गया तो उससे भी हमारे अंदर यह वायरस पहुंच जाता है, चाहे वो ये वायरस किसी का भी हो। ये वायरस जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो अंदर पहुंचते ही हमारे शरीर में कुछ गतिविधियां होती हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। यहाँ पर हमारा शरीर एक ही प्रकार के वायरस, या अभी हम लोग कोरोना जो डिजीज जो देख रहे हैं इसके वायरस से ही प्रभावित नहीं होता है, या ऐसे पोलियो, एड्स, चेचक या गलसुआ या मम्स का नाम सुने होंगे जो हमारे इस साइड में दर्द होता है, सूजन होता है, ऐसे ही रोगों से, सिर्फ ऐसे ही रोगों के वायरस नहीं होते हैं, हमारे शरीर में टच करते नहीं हैं, बल्कि विभिन्न तरह के वायरस होते हैं। यह वायरस कई तरह के होते हैं, अर्थात यदि यह एड्स देखें, पोलियो देखें, चेचक देखें और यहाँ पे कोरोना देखें, ऐसे अन्य भी बीमारियां हैं, तो इसका वायरस अलग प्रकृति का, अलग टाइप का होगा, इसका वायरस अलग होगा, इसका वायरस अलग होगा, इसका वायरस अलग होगा। यानी कोरोना और अन्य जो वायरल जेनेटिक डिजीज हैं उन सबके जो वायरस हैं, जो रोग फैलाने वाले कारक हैं, फैक्टर हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सब के सब वायरस ही हैं लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये शरीर में हमारे जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, हमें इसको जानना चाहिए। यह महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है ये देखते हैं। हमारे शरीर में जैसे ही यह रोग, यह वायरस एंट्री करता है
तो एंट्री करते समय करता है तो हमारे यहाँ इसके खिलाफ या इस वायरस के खिलाफ हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। और क्या प्रतिक्रिया करता है वह हम लोग साइंस की भाषा में एंटीबॉडी कहते हैं। यानी हमारा शरीर प्रतिक्रिया स्वरूप एंटीबॉडी का निर्माण करता है और यह एंटीबॉडी एक तरह का जैविक द्रव है। यह जो लिक्विड होता है या एक विशेष तरह का केमिकल होता है, जब यह स्रवित होता है तो यह एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। और यह क्या काम करता है, उस विशेष वायरस को मार देता है, या सीधे सीधे कहें टेक्निकली भाषा में कि उस वायरस को समाप्त करने का प्रयास करता है। उस वायरस से हमारे शरीर में जो प्रभाव होता है उसको खत्म करने का प्रयास करता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से बच जाता है। और यही एंटीबॉडी का निर्माण जो बढ़िया ढंग से होता है, बेहतर ढंग से होता है, टाइम टू टाइम अपडेट रूप में होता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतरीन है। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का सीधे सीधे मतलब यह है कि हमारे शरीर में विभिन्न तरह के जो वायरस या कीटाणु या फैक्टर हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनके खिलाफ में हमारा शरीर कितनी जल्दी कितना बढ़िया ढंग से एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जितना बढ़िया ढंग से एंटीबॉडी निर्मित होगी उतना ही हम लोग कहेंगे कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक है, हमारा शरीर मजबूत है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है। यह एंटीबॉडी जो निर्मित होता है यह वायरस या ऐसे ही फैक्टर को मारने का काम करता है। अब प्रश्न ये है कि जो यह एंटीबॉडी निर्मित हो रहा है इसका निर्माण कौन करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एंटीबॉडी निर्मित कहाँ होती है। यह जो प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं यहां से 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से आएंगे, हम लोग देखेंगे जो निदान के रूप में यहां पे लिखा गया है। पहला यह है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, यह निर्माण कौन करता है। दूसरा प्रश्न यह है जो अति महत्वपूर्ण है कि यदि हमारा शरीर इसका निर्माण करता है तो फिर इसके निर्माण होने के बावजूद हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के बावजूद भी हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। और बीमार होते हैं तो उसमें दवाएं हम लोग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, जो हमारे शरीर में ऐसे जो विभिन्न तरह की गतिविधियां पैदा हो रही हैं उनको क्यों रोका जाता है, क्यों एंटीबॉडी से ही ठीक नहीं हो जाता। यदि एंटीबॉडी इतना ही मजबूत है तो क्यों नहीं ठीक हो जा रहा है। अगर ठीक एंटीबॉडी से हो जा रहा है तो फिर कुछ दिनों बाद से लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है। जैसे कोरोना क्राइसिस में हम लोग देख रहे हैं कि यह बीमारी लगते ही यानी यह वायरस हमारे अंदर एंट्री करते ही हमारा शरीर नो डाउट एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है, करेगा। अगर कर रहा है तो इस बीमारी के इस वायरस को क्यों नहीं मार रहा है। और यह मार रहा है तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं इससे प्रभावित होने के बाद से मर कैसे जा रहे हैं, उनकी मृत्यु कैसे हो जा रही है। अगर यह मृत्यु हो रही है यानी लोगों में मृत्यु क्यों हो रही है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो एंटीबॉडी यह निर्मित होती है हमारे शरीर में, तो निर्मित होने में जो प्रक्रिया है वह क्या है, कैसे क्या क्या ये गतिविधि होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। इन्हीं तीनों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो आज के इस टॉपिक का महत्वपूर्ण लगभग 75% हिस्सा हम लोग समझ लेंगे। आइए देखते हैं आगे बढ़ करके कि क्या है एंटीबॉडी और क्यों ये गतिविधियां होती हैं। तो पहला प्रश्न, इसको समझने के लिए हम लोगों को ब्लड के बारे में हम लोगों को देखना होगा। ब्लड का मतलब सीधे सीधे अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो रक्त, नाम सुने होंगे। हमारे शरीर में, मानव शरीर में माना जाता है कि 5 से 6 लीटर औसतन ब्लड होता है। और यह ब्लड हमारे अस्थि मज्जा
या हमारे यहाँ बोन मैरो होता है, उसमें इसका निर्माण होता है ब्लड का। जो यह ब्लड होता है, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर का कोई हिस्सा यदि कटता है, फूटता है, टूटता है तो बाहर की तरफ जो ब्लड निकलता है वह द्रव रूप में होता है। यानी यह रक्त क्या है, द्रव रूप में है, लेकिन वह द्रव पानी के जैसा नहीं है, यह थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए इसे कोलाइडी विलियन भी कहते हैं। हम लोग देखेंगे आगे बढ़कर के, जब साइंस का क्लास देखेंगे तब। तो यह द्रव होता है। इस द्रव में दो तरह के हिस्से होते हैं, इसी को महत्वपूर्ण ढंग से समझना है। इस द्रव में दो तरह के हिस्से होते हैं। यदि इसको 100% माना जाए तो इसमें से लगभग जो 55% हिस्सा होता है वह द्रव होता है, लिक्विड रूप में होता है, और इसमें से लगभग 45% का जो हिस्सा होता है इसमें कुछ कण होते हैं, पार्टिकल्स, कण, छोटे छोटे। इतने ये छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते, इन कणों को नहीं देख सकते। जो ये कण होते हैं, यह कण आप जानते होंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है WBC, दूसरा होता है RBC, और तीसरे को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत मतलब यह सफेद कलर की होती हैं, और रुधिर का मतलब यह ब्लड की कणिकाएं हैं। दूसरा है रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, और यह लाल रंग की होती है हेमोग्लोबिन के कारण, यह अलग विषय है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यही 3 तरह के कण होते हैं। हमें इन सभी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इससे मतलब है। यह रेड ब्लड कार्पसेल्स जो हमारे यहाँ लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर के ब्लड के माध्यम से कोशिकाएं तक पहुंचाती हैं, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड तक लाती हैं। प्लेटलेट्स, जब कहीं कटता है हमारा हिस्सा, शरीर का कोई अंग, तो वहां पे कुछ दिनों के बाद से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो वहां पे ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का स्कंदन हो जाता है, थक्का जम जाता है, वो जमाने का काम यह प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कहते हैं, इनको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। और जो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, हमारे शरीर की यह प्रतिरक्षक कोशिकाएं हैं, यही इम्यूनिटी का कारण है। इसी को थोड़ा सा हम लोगों को देख करके फिर आगे इनको देख लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यह व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स को। यह व्हाइट ब्लड जो कार्पसेल्स हैं फ्रेंड्स, यह भी 5 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोगों को पांचों का अध्ययन नहीं करना है। पहला है T4 लिम्फोसाइट्स। ऐसी ही कोशिकाएं कई हैं, मान के चलिए पूरा WBC ही हमारे शरीर की प्रतिरक्षक सेल्स हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है T4 लिम्फोसाइट्स। यह कोशिका, यह जो WBC की जो एक कोशिका है लिम्फोसाइट, यह लिम्फोसाइट कोशिका ही वह अद्भुत द्रव, या जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, इसका यह निर्माण करती है। इसका यह निर्माण करती है, यानी WBC श्वेत रुधिर कणिका की जो 5 प्रकार की होती है, उसी में से एक कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडी का निर्माण कब करती है? जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी फैक्टर, कीटाणु या जिसे हम लोग वायरस कहते हैं, एंट्री करता है, तो उसे पहले यह WBC रिकॉग्नाइज करता है, पहले पहचानने का प्रयास करता है क्या है, और उसको जो ये पहचान लेता है, उसको एनालाइज कर लेता है, तो उसको मारने के लिए खुद सोचता है कि कौन सा हमारे यहाँ लिक्विड या कौन सा ये विशेष तरह का यह रसायन विकसित करे जिससे वो मर जाए। और यह काम सब यहाँ पे होने के बाद से उसके लिए जो द्रव बनता है, जो रसायन या जैविक द्रव बनता है, वह ब्लड में आता है, और जहां जिस शरीर के जिस हिस्से में वह वायरस घुसा है या टच किया है, वहां पर ब्लड में पहुंचाया जाता है उस एंटीबॉडी को, वो ब्लड के माध्यम से, और वहां पर वायरस को वहीं पर रोक करके समाप्त करने का या डीएक्टिवेट करने का इस एंटीबॉडी के द्वारा
प्रयास किया जाता है। अब यह एंटीबॉडी जो निर्मित होता है, वह एंटीबॉडी जाकर के वायरस को मारता है, उसके प्रभाव को समाप्त करता है। लेकिन एंटीबॉडी की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर ज्यादा निर्मित की जाती है। याद रखिएगा, यह जो मात्रा है वो ज्यादा निर्मित की जाती है इन WBC सेल्स के द्वारा। ज्यादा मात्रा में निर्मित होता है तो क्या होता है, कुछ मात्रा इस वायरस को समाप्त करने में लग जाता है और शेष जो बची हुई मात्रा होती है उसको मानव शरीर में एक कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग स्मृति सेल्स कहते हैं। स्मृति सेल्स, स्मृति का मतलब आप जानते होंगे, याद रखना, किसी चीज को याद रखना। सेल्स मतलब कोशिकाएं। तो ये स्मृति सेल्स में इस शेष बची हुई एंटीबॉडी को यह जो कोशिकाएं होती हैं यहीं पर ले आकर के हमारे शरीर में रख दिया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पर इस एंटीबॉडी को स्टोर कर दिया जाता है और यह स्टोर 1 घंटे, 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए नहीं होता है। यह स्टोर किया जाता है संपूर्ण जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम। यह लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर लिया जाता है। जब यह लाइफ टाइम के लिए हमारे मानव शरीर के स्मृति सेल्स में यह स्टोर एंटीबॉडी को कर लिया गया तो यह एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के वायरस को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और भविष्य में इन फ्यूचर कभी भी यह वायरस जो अभी अटैक किया था मानव शरीर पर या इसी प्रजाति का कोई भी वायरस मानव शरीर के अंदर एंट्री करता है, घुसने का प्रयास करता है, मानव शरीर के अंदर एंट्री करने का प्रयास करता है, तो यह स्मृति सेल में रखा गया, स्टोर किया गया एंटीबॉडी यहीं से निकल करके इस वायरस को या ऐसे वायरस को समाप्त कर देता है। उस समय यह WBC को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात वह पहले से ही विशेष प्रकार का हथियार, वेपन्स निर्मित किया हुआ है और रखा हुआ है। फिर कभी वो आएगा तो इस वेपन से उसका शिकार किया जाएगा। यह हमारे यहाँ WBC का महत्वपूर्ण सिस्टम है, जानते रहिएगा। यह स्मृति सेल्स में रखा रहता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो T4 लिम्फोसाइट्स या WBC ऐसा काम जो कर रहा है, इतना महत्वपूर्ण हमारे शरीर में काम हो रहा है, तो इतना काम होने के बावजूद हमारा शरीर बीमार क्यों हो जाता है? क्यों नहीं हमारा शरीर सारे बीमारियों के लिए एंटीबॉडी निर्मित कर देता है, सारे प्रकार के वायरस के लिए एंटीबॉडी निर्मित कर देता है। और ऐसा होता, अगर ऐसा होता नहीं या अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग चेचक का टीका क्यों लिए, मतलब दवा के लिए रुपए क्यों लिए, हम लोग पोलियो का टीका क्यों लिए, हम लोग इसके लिए दवाएं क्यों लेते हैं? यह एंटीबॉडी ही तो काम कर लेना चाहिए था। इसमें भी एक ट्विस्ट है। होता यह है कि यह WBC जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है वह निर्माण आते ही नहीं हो जाता है, यानी वायरस के शरीर में एंट्री करते ही नहीं हो जाता है। उसमें WBC एक लंबा प्रक्रिया, एक लंबा समय लेता है। पहले वायरस को डिकोड करता है, पहचानने का प्रयास करता है, उसको एनालाइज करता है, उसके नेचर को, और फिर उसके खिलाफ इस एंटीबॉडी को निर्मित करने का प्रयास करता है। और यह जो एनालाइज करना, बनाना और बना करके इस वायरस तक उस केमिकल्स को या एंटीबॉडी को पहुंचाना, ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया 7 से 8 दिन तक में हो पाती है। यानी इसमें टाइम लगता है, इस एंटीबॉडी के निर्माण में 7 से 8 दिन तक लग जाते हैं, या इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा लग जाते हैं। तो इतने देर में यदि मानव शरीर इतना सक्षम है, इतना ताकतवर है, मजबूत है कि उस विशेष प्रकार के जो वायरस के द्वारा जो मानव शरीर में बीमारी पैदा की गई है उसके प्रभाव को रोक सके, मजबूत है, रोक सके, तो वह इतने दिन बाद से वो रोके रहता है। और जैसे एंटीबॉडी आती है धीरे धीरे वो वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है और मानव शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब हमारा शरीर इतने दिनों के अंदर, जब तक ये एंटीबॉडी नहीं बनता है, इतने दिनों के अंदर सहन नहीं पाता है, सहन नहीं कर पाता है, तो हमारा शरीर थोड़ा सा लाचार होने लगता है। तो हम लोग इसके लिए सहाय के तौर से बाहर से मेडिसिन लेते हैं। किसके लिए? दर्द के लिए,
बुखार के लिए, जुकाम के लिए या ऐसे ही अन्य गतिविधियों के लिए। यह बाहर से आता है तो हमारे शरीर को मेंटेन करता है। इसी क्रम में अगर हमारा शरीर किसी अन्य वजह से हमारा शरीर यदि किसी तरह से देखें कि आयु के आधार पर यदि वह जवान है यानी हम जवान हैं या वृद्ध हैं या बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, जवान है तो हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारे यहाँ विभिन्न तरह की गतिविधियां होंगी। वृद्ध होता है तो विभिन्न तरह की गतिविधियां थोड़ी सी लुंज पुंज हो जाती है, उसमें यह एंटीबॉडी का निर्माण थोड़ा सा प्रभावित होता है और प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसी दौरान रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें भी यदि कोई व्यक्ति बीमार है यानी पहले से बीमार है, यह बीमारी किस प्रकार की है, यदि वह बीमारी आपके हार्ट से संबंधित है, यदि आपको उस टाइप का डायबिटीज है या श्वास संबंधित दिक्कत है, तो वह बीमारी उस समय हावी कर जाती है। यह वायरस हावी नहीं होता, यह पूर्व वाली बीमारी आपके अंदर भय और डर का माहौल पैदा हो जाता है, जिससे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। और हार्ट बीट जब बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा और इससे आपको नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ यदि डायबिटीज के मरीज हैं तो डायबिटीज के टाइम में टेंशन से, तनाव से शुगर का लेवल धड़ाधड़ ऊपर बढ़ता है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो मानव शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो प्रभावित होने लगती है। अगर कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो जाहिर सी बात है शरीर में जो हमारे यहाँ ऊर्जा पैदा होती है वो प्रभावित होगी। यदि श्वास की दिक्कत है तभी समस्याएं आती हैं। अगर यह परेशानियां हैं तो समस्याएं आती हैं, और साथ ही साथ यदि जो समस्याएं आती हैं उससे होता क्या है कि हमारे यहाँ शरीर अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित होता है। तो हम लोग भोजन ठीक से टाइम टू टाइम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर में दर्द, बुखार और अन्य चीजें होती हैं। जो भोजन हो तो हमारे शरीर में एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमारे यहाँ ऊर्जा की कमी होती है शरीर में। साथ ही साथ किसी वजह से यदि हम लोगों ने भोजन को ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर पाचन ठीक से नहीं हो पाता। पाचन ठीक से हमारे यहाँ पाचन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। यह ठीक से पाचन नहीं होता है तो हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा देने वाले पदार्थ नहीं मिलते हैं। आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जो हमसे भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं यह पचता है और पचने के बाद से विभिन्न तरह के पदार्थ हमारे शरीर को मिलते हैं, जो पोषक तत्वों के रूप में, जिसमें महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर वसा। अब यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने का प्रथम स्रोत है। कहां से मिला? यह कार्बोहाइड्रेट भोजन से मिला। भोजन ही नहीं आया तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा? और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। पाचन नहीं हुआ ठीक से, भोजन किसी तरह से आ भी गया, उसका ठीक से पाचन नहीं हुआ, तभी कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं मिला और हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिली। यह कार्बोहाइड्रेट आप जानते होंगे ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिका के अंदर जाता है और वहां पे माइटोकांड्रिया में इसका दहन होता है, और माइटोकांड्रिया में जब दहन होता है तो वहीं से एटीपी के रूप में हमारे यहाँ ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बाहर से नहीं आता है। हमारे ब्लड में कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ यकृत में कार्बोहाइड्रेट पहले से ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो ग्लूकोज के रूप में आता है, और ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक शरीर में हो जाता है तो ब्लड में और शरीर के अन्य हिस्सों में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो भोजन नहीं आया तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो ग्लूकोज नहीं बना। तो ग्लूकोज नहीं बना है तो हमारा शरीर को चलाने के लिए क्या काम करता है? जो ब्लड में या शरीर की कोशिकाओं में पहले से जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में, और फिर उसको कोशिका के अंदर, माइटोकांड्रिया के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया एक अंग होता है छोटा सा, उसके अंदर प्रवेश करा के उसे जला करके एनर्जी पैदा करता है। उससे हमारा शरीर एक दिन, 1-2 घंटे, 4 घंटे या 10 दिन
जितना दिन चलना होता है चल पाता है, वो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। यदि ग्लाइकोजन एक दिन में, 1 घंटे में या 10 दिन में ही या 2 दिन में ही समाप्त हो गया, तभी हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं, पाचन नहीं हो रहा है, तो हमारे शरीर को पुनः चलने के लिए क्या, बोलने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए, या हमको खड़े होकर के चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए यह नहीं मिला तो हमारा शरीर क्या करता है कि हमारे शरीर में जो वसा है, इस वसा को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने लगता है। वसा धीरे धीरे समाप्त होता है तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसको भी ऊर्जा के रूप में वो शरीर हमारा बदलने लगता है। कब? जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एंट्री नहीं करता है तब, या हमको नहीं मिलता है तब। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का जो निर्माण होता है, हमारे शरीर में जो मांस है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, या हमारे शरीर में अन्य जो लोथड़ा दिखाई दे रहा है मांस का, वो इन्हीं प्रोटीन और वसा से निर्मित हुआ है। जैसे जैसे इस प्रोटीन और वसा को लेकर के हमारा शरीर ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, हमारे शरीर का मांस कम होने लगेगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि मानव का शरीर देखो अब कमजोर हो रहा है, गल रहा है, वह कमजोर हो रहा है, दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है। यानी मोटा ताजा शरीर दुबला और पतला होने लगता है, तो इसका वजह यही प्रोटीन और वसा का ऊर्जा में कन्वर्ट होना होता है इस बीमारी के दौरान। और जैसे जैसे प्रोटीन और वसा समाप्त होते हैं, शरीर वैसे वैसे डैमेज होने लगता है। इस बीच में यदि बाहर से कार्बोहाइड्रेट न आया या बाहर से कोई सहायता उसको नहीं मिलती है, तो अंततः यह प्रोटीन और वसा के समाप्त होते ही उस मानव की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की गतिविधि होती है इन बीमारियों के अंतर्गत। और इसमें अभी हम लोग एंटीबॉडी की जो प्रक्रिया देख रहे थे, मानव शरीर अगर बचाना है तो क्या करना है कि पहले से क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि पहले से ही एंटीबॉडी मानव शरीर में बना रहे। मानव शरीर में जो एंटीबॉडी बने, तो इसके लिए हम लोग जान रहे हैं कि एक विशेष वायरस के लिए विशेष प्रकार के ही एंटीबॉडी का निर्मित होगा। 10 तरह के यदि वायरस हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं तो 10 तरह के एंटीबॉडी चाहिए हमारे शरीर को, यानी हमारे शरीर में 10 तरह के एंटीबॉडी पहले से बने होने चाहिए। तो हमारे साइंटिस्ट कम बुद्धिमान नहीं हैं। ऐसे बीमारियों को रोकने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। कहा कि क्यों ना हम लोग इस जो रोग यहाँ पे वायरस पैदा करेगा, संभावित है कि भविष्य में किसी मानव को पैदा करेगा, तो क्यों ना उस वायरस के द्वारा जो रोग पैदा होगा उसके खिलाफ में मानव के शरीर में एंटीबॉडी को पहले से ही डेवलप करा दिया जाए। यानी पहले से ही हम लोग ऐसा कुछ तकनीकी अपनाए कि मानव शरीर में एंटीबॉडी बना रहे, जिससे यह 7-8 दिन का जो टाइम टेकन पीरियड है, इतना नहीं लेना पड़ेगा। जिस दिन वो वायरस अटैक करेगा उसी दिन इधर से एंटीबॉडी निकल करके उसे डीएक्टिवेट कर देगा, समाप्त कर देगा। तो यह टाइमिंग नहीं होगा, और यह टाइमिंग नहीं होगा तो मानव का मृत्यु नहीं होगा, या इतने तरह का जो सफर मानव ने सहा है, जो कष्ट सहा है, वह नहीं होगा। मानव मजबूत रहेगा और ऐसी बीमारियों से वो लड़ लेगा। तो इसी के लिए वैक्सीन या टीके का विकास होता है। और वैक्सीन और टीका क्या है, इसी को हम लोग देखने चलते हैं कि यह वैक्सीन के द्वारा कैसे एंटीबॉडी निर्मित हो जा रहा है, या एंटीबॉडी को निर्माण कराने के लिए वैक्सीन कितना कारगर है। इसी संदर्भ में हम लोग देखने चल रहे हैं कि कोरोना के समय में क्या गतिविधि होती है, कि यह वैक्सीन में क्या क्या है। फ्रेंड्स, जो कोविड-19 के वैक्सीन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग इतना पेपर वर्क किए हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? टीका। वैक्सीन का हिंदी नाम टीका है, अर्थात टीका वैक्सीन को ही हम लोग कहते हैं। ये क्या है? जब किसी वायरल जनित डिजीज या किसी असाध्य रोग को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ के साइंटिस्ट या मेडिसिन क्षेत्र में वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, वो उस डिजीज को समूल नष्ट करने के लिए किसी वैक्सीन, किसी दवा का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, या जो दवा केमिकल निर्मित करते हैं उसी को हम लोग टीका कहते हैं। यह टीका एक तरह से कहें कि ये कोई दवा नहीं है। याद रखिएगा,
यह कोई दवा नहीं है, बल्कि यह एक एंटीबॉडी को निर्मित करने वाला, उत्प्रेरित करके निर्मित करने वाला यह एक फैक्टर है, एक कारक है। यह दवा क्या होता है, एक तरह से कहें तो यह जो वायरस होता है, उस वायरस को ही या वायरस के ही किसी अंग के, किसी शरीर के हिस्से को, शरीर तो नहीं कहेंगे, एक तरह से कहेंगे कि उसके ही शरीर के, उसके ही बॉडी के ही उसके अंदर के किसी हिस्से को निकाल करके मानव शरीर में एंट्री कराया जाता है। मानव शरीर में जैसे ही एंट्री किया कराया जाता है, हमारे शरीर का जो WBC, जिसे अभी हम लोगों ने देखा है, प्रतिरक्षक सेल्स जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो हमारे शरीर के सिपाही कहलाते हैं, वो लोग उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। उनको यह लगता है कि यह हमारे इस शरीर में एक विशेष तरह का बाहरी अननोन या अनकोडेड जो उनके लिए है कोई फैक्टर आया है जो इसको शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो बड़ी तेजी से वर्क करते हैं और वो एंटीबॉडी उसके खिलाफ में बनाने लगते हैं, उसको डिकोड करके। लेकिन हमारा शरीर इससे प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि या तो वो जो वायरस हमारे शरीर में एंट्री कराया गया वो मृत होता है, डीएक्टिवेट होता है, तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं कर पाता है, या फिर उसका कोई, उसके शरीर का कोई अंग होता है, कोई पोर्शन होता है, वो हमारे शरीर में तो वो और नुकसान नहीं करता है। लेकिन वो हमारा जो WBC है नहीं समझ पाता है कि वो नुकसान करने वाला है कि नुकसान करने वाला नहीं है। हमारा जो WBC है वो एक तरह से कहा जाए कि उसको ये देखते ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। शुद्ध भाषा में यदि कहा जाए तो हम लोग या हमारे साइंटिस्ट ऐसा टीका या ऐसे वायरस को हमारे शरीर में, मृत वायरस को या उसके हिस्से को शरीर में एंट्री करा करके WBC को एक तरह से कहा जाए कि छलते हैं, उसको मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे वह उसके खिलाफ में वो वर्क करना स्टार्ट कर दे शरीर की सुरक्षा के लिए। जो यह टीका होता है, यह टीका जब बन जाता है, बनने के बाद से जब स्टेप बाय स्टेप मानव पर इसका प्रयोग किया जाता, प्रयोग नहीं, जब मानव को दिया जाता है तो उसे हम लोग टीकाकरण कहते हैं, उसे वैक्सीनाइजेशन कहते हैं। जो वैक्सीनाइजेशन होता है वह टीकाकरण शब्द है, उसमें करण शब्द जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित समय पर वह टीका मानव के अंदर प्रवेश कराया जाएगा कि ऐसे वायरस को वो हमेशा के लिए समाप्त कर दें, हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडी बन जाए, इतना बन जाए कि इस वायरस का प्रभाव हमारे शरीर पर न पड़े, वो जैसे एंट्री करे वो मारा जाए। तो ये कंडीशन है यह टीका। अगर इसकी हम लोग चर्चा करें इस टीके की, तो सबसे पहले टीके का जो खोज था वो 1796 में किया गया था, और 1796 में जो टीका पहली बार लाया गया वह चेचक का था। चेचक के टीके की खोज, यानी टीके की जो पहला अस्तित्व टीके का विश्व में आया वो 1796 में आया, और वह था चेचक का टीका। खोजने वाले थे, आप जानते होंगे, एडवर्ड जेनर। और जिस टीके की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह टीका मानव को दो तरह से दिया जाता है। पहला जो होता है वह है इंजेक्ट किया जाता है, यानी इंजेक्शन के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जबकि दूसरा है वह ओरल होता है, जिसे हम लोग मुंह के अंदर देते हैं या दिया जाता है। जैसे पोलियो को हम लोग, जो पोलियो का जो ड्रॉप होता है, पोलियो की जो बूंद होती है, दवा की जो बूंद होती है, वह टीका ही है। ओरल यानी मुख के द्वारा मानव शरीर में उसको प्रवेश कराया जाता है। तो इस तरह से दोनों विधाओं के द्वारा टीके को मानव शरीर में एंट्री कराया जाता है। किस लिए? इसलिए कि वह जैसे ही मानव शरीर में एंट्री करेगा, WBC कोशिकाएं उसको पहचान लेंगी और उसके बाद से एंटीबॉडी का निर्माण करने लगेंगी। एंटीबॉडी निर्मित हो जाएगा, स्टोर होगा, बाकी सारी गतिविधियां अभी हम लोग सुने ही हैं। यह टीका या वैक्सीन जो एक तरह से कहा गया है कि जो दवा नहीं है,
यह कई तरीके से बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वायरस के द्वारा ही उस टीके का निर्माण किया जाता है। किसी भी रोग का जो वायरस होता है, उस संबंधित रोग को समाप्त करने के लिए उसी वायरस के ही वायरस को ही प्रयोग किया जाता है टीका बनाने में। यह टीका बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वायरस को, उसी के आधार पर यह कई प्रकार के वैक्सीन होती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हम लोग देख रहे हैं। पहला है सब यूनिट वैक्सीन। जो सब यूनिट वैक्सीन होता है फ्रेंड्स, इसमें जो वायरस होता है, जो वायरस मानव शरीर को प्रभावित करता है, जिसके लिए जो वैक्सीन निर्माण करने की प्रक्रिया है या वैक्सीन का प्रकार है, वह है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसे होल बॉडी वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वैक्सीन के निर्माण में वायरस के संपूर्ण शरीर का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण शरीर को मानव के शरीर में प्रवेश कराया जाता है वायरस के, लेकिन उससे पहले वायरस को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा डीएक्टिवेट या निष्क्रिय किया जाता है, और वह मानव शरीर में एंट्री करता है, और फिर हम लोग जानते हैं एंटीबॉडी के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जबकि किल्ड वैक्सीन भी यह लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के टाइप का ही होता है। इसमें वायरस को मार दिया जाता है, मृत करने का प्रयास किया जाता है, और तब मानव शरीर में उसमें एंट्री कराया जाता है। इस वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा सा रिस्क होता है कि यदि वह ठीक से डीएक्टिवेटेड न हुआ हो और वह मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो अनुकूल परिस्थितियों को पैदा करके या अनुकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण वह वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और मानव शरीर को काफी बीमार कर देगा या उस बीमारी को पुनः पैदा कर देगा। जबकि चौथा है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। यह न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए नामक दो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं मानव शरीर में। ठीक वैसे ही न्यूक्लिक एसिड से वायरस बना होता है, किंतु प्रायः जनरली जो वायरस होते हैं वो आरएनए से ही निर्मित होते हैं। तो वायरस के इस न्यूक्लिक एसिड को लेकर के जब टीके का निर्माण किया जाता है, उसे मानव शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो इसे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। एक पांचवा भी प्रकार कई जगह बताया जाता है, दिखाया जाता है महत्वपूर्ण रूप से, उसे प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन या प्रोटीन वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वायरस के अंदर से प्रोटीन को निकाल करके और फिर टीके का निर्माण कराया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख टीके का प्रकार हैं, और यह टीके बनने के बाद से सब लगभग एक ही जैसे काम करते हैं, जो हम लोग अभी निर्माण की प्रक्रिया में देख रहे हैं। यहाँ पर विश्व में प्रत्येक देश इनमें से किसी न किसी एक टाइप को लेकर के वो वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है, और विभिन्न बीमारियों में ऐसा वो प्रयास किए हैं। जहां तक भारत की बात है, तो भारत में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या होल बॉडी वैक्सीन निर्माण करने की परंपरा है। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भारत बायोटेक जो कंपनी है, हैदराबाद में स्थित है, उसने वैक्सीन का निर्माण किया है, और आईसीएमआर भी इस प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो वहां पर यही लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का निर्माण किया गया है, और इसके प्रक्रिया को हम लोग अभी देख चुके हैं। तो इस तरह से यह वैक्सीन की गतिविधि है। अब निर्माण के बाद से अगला स्टेप आता है इस वैक्सीन के परीक्षण की। अगर परीक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका सेलुलर टेस्ट होता है। सेलुलर टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो टीका वायरस को समाप्त करने के लिए बनाया गया होता है, उसको प्रयोग करने के लिए सेलुलर टेस्ट होता है। तो उसमें मानव का एक सेल लिया जाता है, एक कोशिका लिया जाता है, और इस कोशिका में इस टीके को एंट्री कराया जाता है। यदि यह टीका इस कोशिका में सफलतम रूप से काम किया और वायरस के इफेक्ट को कम किया, समाप्त किया, तो यह टीका यहां से अगले स्टेप में बढ़ जाता है। इसे हम लोग सेलुलर टेस्ट कहते हैं। अगले स्टेप में
प्रयास यह किया जाता है किसी न किसी प्राणी के ऊपर इस टीके का टेस्ट किया जाता है, ट्रायल किया जाता है। इस प्राणियों में चूहा का हो सकता है, प्राणियों में चूहा हो सकता है, या फिर हम लोग देखते हैं बिल्ली हो सकती है, या फिर चिंपांजी हो सकता है। ऐसे भांति भांति के प्राणियों के ऊपर यह प्रयोग किया जाता है। यदि यह स्टेप भी यह टीका क्रॉस कर गया, पास कर गया या सफल रहा, तो अगला जो स्टेप होता है यह अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष से अनुमति ली जाती है उसके शरीर पर इस टीके के परीक्षण को। उस व्यक्ति विशेष को वॉलंटियर्स कहा जाता है, जो स्वेच्छा से अपने शरीर पर इस टीके के प्रयोग को अनुमति देता है। इस टीके में दो लोग होते हैं, पहले को कहा जाता है वॉलंटियर, स्वयंसेवक भी इसको कहते हैं। दूसरा होता है जो इस वॉलंटियर के ऊपर प्रयोग करता है, जैसे कोई वैज्ञानिक। तो इसमें दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अद्भुत चीज यह है कि इन दोनों को भी यह नहीं पता है कि यह टीका काम करेगा कि नहीं करेगा, और साथ ही साथ इनको यह भी नहीं पता है कि यह टीका ही है, अर्थात यह काम करके उस बीमारी में कारगर ही होगा कि नहीं होगा। इसलिए मेडिकली जो लैंग्वेज होता है उसमें कहा जाए कि इसके संदर्भ में, टीके के संदर्भ में दोनों लोग श्योर नहीं है, तो अंधे, यानी इसके इस टीके के फ्यूचर के बारे में अंधे हैं, इसलिए इन दोनों को ब्लाइंड कहा जाता है। और यह दो लोग हैं, इसलिए इनको डबल ब्लाइंड कहा जाता है। दो लोग डबल ब्लाइंड, दोनों इसके फ्यूचर के बारे में अज्ञान है, नहीं जान रहे हैं क्या होगा, डार्क में है सब कुछ। और इस टेस्ट को यह डबल ब्लाइंड लोग इसमें भाग ले रहे हैं, तो इस टेस्ट को डबल ब्लाइंड टेस्ट कहा जाता है। और यदि इस डबल ब्लाइंड टेस्ट में यह टीका या वैक्सीन सफल रहा, तब इसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है। यह दायरा लोगों की संख्या को वृद्धि करके बढ़ाया जाता है, और इसी के लिए यह फेज या स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का प्रयोग किया जाता है। जब इस टेस्ट में सफल होने के बाद से यदि यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, तो ऐसा बताया जाता है अंडर 50 से कम लोगों पर, 10, 20, 30, 2, 4, 5, 10, 15, 20 के ऊपर यह टेस्ट किया जाता है। और यदि इस फेज में, इस स्टेप में यह टीका सफल रहा, तो उसको अगले फेज में बढ़ा दिया जाता है। दूसरे फेज या दूसरे स्टेप में इसको 100 से लेकर के 200 तक या 150 लोगों के ऊपर इसका परीक्षण किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, और बारीकी से इसको एनालाइज किया जाता है। यदि यहां पर भी सफल रहा, तो फिर इसे तीसरे स्टेप से गुजरना होता है। इस तीसरे स्टेप में 500 से ऊपर लोग आते हैं। कभी कभी इसमें लोग भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है। उस संदर्भ में यहाँ पे 2 से 3 हजार लोग तक आते हैं। और ट्रायल हो जाने के बाद से यदि साइंटिस्ट, हमारे मेडिसिन एरिया में वर्क करने वाले, टीका वैक्सीन के एरिया में वर्क करने वाले लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो यहीं पर परीक्षण रोक करके लॉन्च कर लिया जाता है जन सामान्य के लिए इस वैक्सीन को। यदि सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तो चौथे स्टेज का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें 5000 से ऊपर लोगों पर यह परीक्षण किया जाता है। 10,000, 15,000, 20,000, जितना ये लोग अपने हिसाब से ठीक समझे। तो एक तरह से कहेंगे कि यह स्टेप है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि यह टीका बना और प्रत्येक स्टेप में सफल नहीं हुआ, किसी भी एक सिंगल स्टेप पर यह फेल्योर कर गया, तो इस टीके को, इसका प्रोसेस को वहीं पर रोक दिया जाता है, ये टीका खत्म हो जाता है। फिर से दूसरे टीके का निर्माण किया जाता है और फिर से परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण करने में, यहाँ तक आने में, थर्ड और फोर्थ स्टेज तक आने में कभी कभी अगर देखा जाए तो 7 से 8 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाते हैं, 1 साल से ज्यादा भी लग जाता है। अभी थोड़ी सी कोरोना क्राइसिस बहुत ज्यादा है, सरकार और पूरे लोगों को इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया गया है।
और वैसा बताया जा रहा है कि डायरेक्टली इसको यहाँ से सेलुलर टेस्ट के बाद से यह बीच वाला टेस्ट गायब करके मानव के ऊपर यह स्टेज में लाया गया है। यह आवश्यक भी है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है कि इस वैक्सीन को हर स्टेप से गुजारा जाए। यहाँ पर इस स्टेप में आने का मतलब है कि वह सफलता की दर के तरफ, सफलता के तरफ क्रॉस कर रहा है। तो यह गतिविधि है फ्रेंड्स टीके के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से इसको समझे होंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखा है, यदि इसमें भी आप देखना चाहें कि क्या अन्य चीजें हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला जो इस टॉपिक के, आज के टॉपिक का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है या महत्वपूर्ण पड़ाव है वह है इसका इफेक्ट, इस कोरोना का इफेक्ट क्या है, वह हम लोग का टॉपिक अंतिम है। हम लोग उसको देखते हैं कि यह क्या चीज है। तो सबसे पहले इसकी प्रभाव की चर्चा करें तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो आर्थिक क्षेत्र में है और दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में। इसके अलावा भी अन्य प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में चर्चा करें तो लॉकडाउन की वजह से प्रत्येक देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया, क्योंकि वैक्सीन नहीं है और यह बीमारी नहीं बल्कि महामारी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो गई है। तो यह गतिविधि थी, इसलिए लॉकडाउन का प्रयोग किया गया। इसमें समस्त जो आर्थिक क्रियाकलाप थे यह क्रियाकलाप बंद पड़ गए, जिससे हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। साथ ही साथ यह आर्थिक क्रियाकलाप का बंद होना, लोगों के अंदर भय व्याप्त होना, इसके वजह से लोगों ने माइग्रेट करना प्रारंभ किया एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी अपने जो मूल घर निवास स्थान है वहां पर अपना कर्म क्षेत्र छोड़ करके आने का प्रयास किया। पैदल ही सही वो लोग काफी दिक्कतों का सामना करते हुए अपने घर तक आ गए। यह पलायन कुछ 1947 का भारत पाक विभाजन के समय के पलायन की याद दिलाता है, क्योंकि उस समय भी मानवों के ऊपर ऐसी त्रासदी आई थी कि विभाजन का दंश झेलते समय उन लोगों ने विभिन्न अप्राकृतिक घटनाओं को सहा था और आप इसे बखूबी जान रहे होंगे। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर भी देखें, इस आर्थिक क्रियाकलापों में रुकावट के फलस्वरूप मानव ने यहाँ पर भी कई अप्राकृतिक दुखों को सहा है। सोशल मीडिया इसका गवाह है, आप जरूर देखे होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा एक आगे बढ़कर यह भी करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो बहुसंख्यक जनता शहरों में थी, ग्रामीण परिवेश वाली, वह शहर से गांव में आई है। तो जो शहरों का इलाका है वो इस जनसंख्या से खाली हो गया, इसलिए वहां पे कर्मकार थे उनकी संख्या कम पड़ गई और वहां पर प्रोडक्शन का क्षेत्र वही है, विभिन्न वस्तुओं का प्रोडक्शन जो हम लोग देखते हैं औद्योगिक वस्तुओं का। तो उस प्रोडक्शन के कम होने के कारण वह महंगाई का दौर भी हम लोगों को दिखाई देगा। साथ ही साथ वहां से जनसंख्या बड़ी तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में आई है और गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के जमावड़ा होने के फलस्वरूप यहाँ पे खाद्यान्नों की भी किल्लत होगी। इसलिए खाद्यान्नों की कमी के कारण जनसंख्या को चूंकि डिमांड होगी जनसंख्या के पास कि वह भोजन करे, वो जीवन से संबंधित, जीविका से संबंधित खाद्यान्न प्राप्त करना चाहेगी, इसलिए यहाँ पर भी खाद्यान्नों की कमी होगी और यहाँ पर भी भविष्य में महंगाई दिखाई देगी। इसके तथ्य और साक्ष्य आप लोग अभी से देख रहे होंगे। साथ ही साथ इन दोनों जगहों पर डिमांड एंड सप्लाई की जो गैपिंग होती है वो बढ़ने लगी है, बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो दिखाई दे रही है। हालांकि अब अनलॉक प्रक्रिया के द्वारा सरकार ने इस गैपिंग को तोड़ने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन अभी भी बहुत से कार्य शेष हैं जिनको किया जाना चाहिए। हालांकि कोरोना का स्पीड, जो फास्ट स्पीड है, इसमें वह बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है सामाजिक प्रभाव। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को देखा है। इसमें लोग, व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाते समय भी भयभीत हो रहे हैं और अपने घनिष्ठ मित्र से भी, घनिष्ठ लोगों से भी मिलने से बच रहे हैं। तो यह एक सामाजिक दूरी बनाने का भी कारण है।
और इन गतिविधियों में यदि हम लोग देखते हैं तो विभिन्न समाज के लोगों में जो उनका लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा है। समाज इससे इतना प्रभावित हो रहा है कि लोगों के अंदर भय और अन्य चीजों के कारण लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो रहा है, उनका कर्म क्षेत्र बदल रहा है और लोग अब शहरों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम खोजने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो यह काफी प्रयास है इस क्षेत्र में लोगों के द्वारा किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण जो इफेक्ट पड़ा है वो है एजुकेशन, शिक्षा। हम लोगों ने देखा अनलॉक की जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है उसमें मेला बाजार हाट सार सभी के सभी दुकानें खुलने की प्रक्रिया में है। स्टेप बाय स्टेप उनको खोला गया है, खोला जा रहा है। हालांकि कोरोना की स्पीड के कारण कभी कभी उन्हें बंद भी किया जा रहा है, किंतु यह क्षेत्र बिल्कुल ही इससे ज्यादा प्रभावित हो गया है और बिल्कुल ही इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वह इसका वजह भी है क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें एक ही जगह बहुत से ज्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ आकर के बैठता है, काम करता है, तो संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा है। किंतु यहाँ पर एक तरह से और भी देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह के वर्कर हैं, एक गवर्नमेंटेड है और दूसरा है नॉन गवर्नमेंटेड या प्राइवेट। जो प्राइवेट स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, अन्य फैकल्टी है, उनके लिए रोजगार की समस्या काफी है। हम लोगों को पता है, आप जानते होंगे कि प्राइवेट शिक्षक की जितनी योग्यता होती है, जितना उसका उसका वर्क कैपेसिटी होती है और जितना वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसे पैसा नहीं मिलता है, उसको उसके पास इनकम नहीं है। वैसा उस कम पैसे में भी वो गुजारा करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में यह रोजगार यहाँ से इस कोरोना के कारण छिन गया और यह रोजगार छीनने की प्रक्रिया मार्च से लेकर के अब तक है और काफी लंबी हो गई है। इसलिए यहाँ के इस फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं वो काफी दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने मजदूरों या प्रवासी मजदूरों के लिए या अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए विभिन्न तरह के पैकेज या विभिन्न तरह के राहत कार्य करने का प्रयास किया है, किंतु इस फील्ड में लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ पे रोजगार प्राप्त थे उनके लिए सरकार ने अब तक कोई प्रयास नहीं किया है। पता नहीं क्यों सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि यह प्राइवेट शिक्षक गवर्नमेंटेड शिक्षक के बच्चों को भी अध्ययन कराते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। हमें पता है जो भी गवर्नमेंटेड वर्कर्स हैं या प्राइवेट वर्कर्स हैं उनके अधिकांश बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं प्राइवेट शिक्षक की है और वर्तमान समय में इनके लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यह अत्यंत शोचनीय एवं दुखद विषय है। इस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए और यहाँ पर सरकार को भी बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो यह शिक्षा का फील्ड है और अन्य प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। अगर ऐसे ही विभिन्न तरह के प्रभावों को देखें और उनके हम लोग कैटेगराइज करके देखें तो हर जगह इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। फर्क ये है कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पर बड़ी दुखदायी स्थितियां हैं, कहीं पर थोड़ा सा राहत है, लेकिन प्रभाव तो पड़ा है। किंतु इस प्रभाव का, इस इफेक्ट का भी साइड इफेक्ट है। इसके साइड इफेक्ट की चर्चा करें तो यह साइड इफेक्ट सामान्य रूप से हमारे सम्मुख दिखाई भी दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रक्रिया है लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फॉलो न करने के लिए वो मजबूर हैं क्योंकि उनके आजीविका का सवाल है। वो बीमारी से तो बाद में मरेंगे, भूख और प्यास से पहले मर जाएंगे। इसलिए भूख और प्यास से मरने से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया को तोड़ ले रहे हैं। तो ये एक तरह से विशिष्ट तरह की गतिविधियां हैं और इसके साइड इफेक्ट के फलस्वरूप विभिन्न तरह की समस्याएं समाज के सम्मुख, सरकार के सम्मुख आ रही हैं और कोरोना इन्हीं के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है। इन्हीं सब कमजोरियों का, इन्हीं सब फॉल्ट का जबरदस्त फायदा यह कोरोना उठा रहा है। सरकार को इन टीचिंग स्टाफ, प्राइवेट टीचिंग स्टाफ या ऐसे ही अन्य जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के सरकारी या अपने स्वेच्छा से जो उनकी समझ है उसके अनुसार से ज्यादा लोग पालन कर सके।
फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद, इतना चर्चा करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत कुछ पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं और उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, किंतु समय अभाव के कारण हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि अन्य किन किन टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाएं और आपसे इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में आपसे इसी प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ने का हम प्रयास करें। आगे बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।